हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस बुक का 7th चैप्टर विच इज ध्वनि। तो ध्वनि लिटरली क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोग सभी जानते हैं कि ध्वनि क्या होती है, कि कोई कोई साउंड वाइब्रेशन के थ्रू क्रिएट होती है ये। तो इसी के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें इसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम सारी इसमें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम अपने चारों ओर बहुत सी ध्वनियां सुनते हैं और आपके कानों तक जो ध्वनि पहुंचती है आप उसे चलकर आते हुए नहीं देखते हैं। और ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है जो अणुओं के माध्यम से गति करती है, और अणुओं का गति करना और अपनी ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित करने का जो क्रम है वह सभी प्रकार की ध्वनियों में एक सा होता है। चाहे फुसफुसाना हो, इंजन की सीटी हो, कार का हॉर्न हो या जेट विमान का शोर हो। इस प्रकार ध्वनि के अध्ययन के लिए दो विचार प्रमुख हैं। एक तो गति और दूसरा अणु। ये दो होते विचार होने चाहिए। ध्वनि के माध्यम। माध्यम वह पदार्थ है जिसके द्वारा ध्वनि गति करती है, और माध्यम एक कठोर पदार्थ, एक द्रव या एक गैस हो सकता है। याद रखो कि ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती। और वायु गैसों का मिश्रण जिसे बोलते हैं, वायु द्वारा ध्वनि की जो की चलना ध्वनि का चलना आपको निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। अब वो उदाहरण देखेंगे। जब हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजती है तो घंटी से दूरी होने पर भी हमें इसकी ध्वनि सुनाई देती है। और जब लोग हमारे घर के पास सड़क पर जोर से नारे लगाते हैं तो नारों की आवाज घर के अंदर हमारे कानों तक पहुंचती है। रेडियो, टेलीविजन, कार, रेलगाड़ी तथा जंतुओं की आवाज सभी वायु से गुजरते हुए हमारे कानों तक पहुंचती हैं। और द्रव क्या होता है? यदि आप कभी जल के अंदर रहे हो तो आपने एक शोर सुना होगा। आप जानते हो कि ध्वनि द्रवों द्वारा गमन करती है। और हाइड्रोफोन केवल इसलिए काम करते हैं क्योंकि ध्वनि द्रव द्वारा संचरित होती है, और पनडुब्बियां समुद्र के अंदर छिपी होती हैं और जिनको उनके इंजनों की आवाज द्वारा जल में संचरित होने के कारण पहचाना जाता है। जल में इन ध्वनियों को सुनने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। और ठोस में किस प्रकार होता है? ध्वनि ठोसों द्वारा संचारित होती है, और यह निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाए। जैसे फर्स्ट, बच्चे सामान्य एक टेलीफोन खिलौने से खेलते हैं और इसमें टीन के डिब्बों दो डिब्बों को एक ठोस धागे से जोड़ देते हैं। जब एक बच्चा एक डिब्बे को कान में लगाकर सुनता है तो आप देख सकते हैं खिलौना टेलीफोन में ध्वनि धागे से बांधा हुआ है, इसे ठोस में गति हो रही है। अब ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होती है, और यह प्रकाश के चाल की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से लगभग 10 लाख गुना अधिक होती है। तूफानी बारिश के समय जब आकाश में बिजली चमकती है तो उसकी चमक हमें पहले दिखाई देती है, जबकि उसकी कड़क बाद में। ध्वनि की चाल को दो कारक प्रभावित करते हैं, ताप एवं माध्यम। ध्वनि उच्च ताप पर तीव्रता से गति करती है, जबकि कम ताप में अपेक्षाकृत कम तेजी से गति करती है। और इस प्रकार ठोस माध्यमों में ध्वनि सबसे तेजी से गति करती है, और इसी प्रकार ठोस माध्यमों में ध्वनि सबसे तेज गति करती है। और क्योंकि इसमें अणु बहुत पास पास होते हैं तो ठोस के बाद ध्वनि द्रवों में तेज से गति करती है। और गैसों में ध्वनि की चाल ठोस तथा द्रव की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि द्रवों में अणु गैसों से अधिक नजदीक होते हैं, जबकि गैसों में अणु सबसे दूर होते हैं, और अणुओं के कंपन ठोसों में सबसे आसानी से विचरण करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पदार्थ है और ये उसकी चाल, ध्वनि की चाल। रबड़ में 60, वायु में 31, और कॉर्क, सीसा सब में आपको दी हुई है, तो आप देखेंगे इसको। अब ध्वनि से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं हैं। एक मुक्त रूप में लगा पेंडुलम अपनी मध्यवस्था बी में है, यहाँ पर जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। और जब दोलक दाईं और अपनी महत्तम स्थिति तक सी तक पहुंचता है, पहले वो सी तक जाएगा
और यह कुछ क्षण के लिए वहां पर रुकता है तथा पुनः मध्य स्थिति बी में ही की ओर आ जाता है तथा इसके बाद बाईं ओर दूसरी महत्तम स्थिति ए तक जाता है और फिर वापस बी की ओर चलता है। और दोलन गति या कंपन क्या होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि लोलक की अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति दोलन गति या कंपन कहलाती है। दोलक का अपनी साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है और 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को इसकी आवृत्ति तथा एक कंपन के पूरा होने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। आयाम क्या होता है? कंपन करती किसी वस्तु का उसकी साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन इसका आयाम कहलाता है। किसी स्थिर वस्तु में धीरे से चोट मारने पर इसका आयाम कम तथा तेजी से चोट मारने पर इसी वस्तु का जो अधिक आयाम होता है। और यह पाया गया है कि आयाम अधिक होने पर ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है। और उदाहरण के लिए यदि किसी ड्रम को धीरे से पीटा जाए तो इसमें मृदु ध्वनि निकलती है, और क्योंकि इसमें कम आयाम होता है। तो आप देख सकते हैं ये तरंग दैर्ध्य है और ये एक अक्षरेखा है, इस पे सरल अवस्था है, ये विश्राम अवस्था। तो यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट होता है इसे श्रृंग बोलते हैं और ये जो हमारा लोएस्ट है ये आयाम होता है। तो इस तरह से हमारी ये चलती रहती है। तो ये आयाम होता है, ये श्रृंग होती है। ओके, नाउ तरंग के आयाम, तरंग दैर्ध्य और श्रृंग तथा गर्त के कुछ मूल लक्षण है। लेकिन इसी ड्रम को ये आगे इसमें कंटिन्यू किया उदाहरण में कि जब इस क्योंकि इसके आयाम इसका कम होता है, लेकिन अगर इसी ड्रम को जोर से पीटा जाए तो तीव्र ध्वनि निकलती है, क्योंकि आयाम अधिक होता है। आयाम अधिक होने की वजह से तीव्र ध्वनि निकलती है और आयाम का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग का उच्चतम बिंदु श्रृंग कहलाता है और तरंग का निम्नतम बिंदु गर्त कहलाता है। यदि एक तरंग ऊंचाई रखती है तो इसकी लंबाई भी अवश्य होगी और यही लंबाई तरंग की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और एक तरंग दैर्ध्य तरंग की दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी होती है। और किसी तरंग की आवर्ती तो आप देख सकते हैं, तरंग ए, तरंग बी, तरंग सी। तो किसी भी तरंग की आवर्ती प्रति सेकंड में किए जाने वाले दोलनों की संख्या है और प्रत्येक तरंग की आवर्ती क्या है इसकी जानकारी आप तरंगों के श्रृंग और गर्त की गतियों को गिनकर प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर श्रृंग होता है और नीचे की वाली जो कर्व है उसे गर्त बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये पूरा कितनी समय में वो दोलन कर रही है तो ये इसका आवर्त कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं आवर्ती क्या होती है। किसी तरंग की आवर्ती पूर्ण कंपन संख्याएं अथवा चक्र होती हैं जो एकांक समय में तरंग लेती हैं और आवर्ती के को चक्र प्रति सेकंड द्वारा मापते हैं। और एसआई प्रणाली में आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है जिसे एच जेड से डिनोट करते हैं। और एक हर्ट्ज एक चक्र प्रति सेकंड के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 300 चक्र का अथवा कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति 300 हर्ट्ज होगी। और आवर्तकाल कैसा होगा? एक संपूर्ण कंपन में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। और प्रबलता क्या होती है? इस गुण के द्वारा समान तारत्व वाली दो ध्वनियों में अंतर किया जाता है और इसे एक विशेष पैमाने पर मापा जाता है जिसे डेसिबल पैमाना कहते हैं। और इस पैमाने को बाद में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा नाम दिया गया। आयाम अधिक होने पर ध्वनि अधिक प्रबल होती है। तारत्व क्या होते हैं? समान प्रबलता वाली विभिन्न विभिन्न ध्वनियों में उनकी आवर्तियों में अंतर के द्वारा भेद किया जा सकता है और उच्च आवृत्ति से कंपन करती हुई किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को उच्च तारत्व की ध्वनि या तीक्ष्ण ध्वनि कहा जाता है। और यदि तारत्व निम्न है तो ध्वनि फ्लैट या ग्रेव होती है। तथा इसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति भी बहुत निम्न होती है और तारत्व को निम्न प्रकार परिभाषित करती है किया जा सकता है। ध्वनि का वह गुण जिसके द्वारा एकजुट या तीक्ष्ण नोट में ग्रेव या फ्लैट नोट में अंतर किया जा सकता है, ध्वनि का तारत्व कंपन करती हुई वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर करता है।
आवृत्ति उच्च होने पर तारत्व भी उच्च होता है तथा आवृत्ति नीचे अगर होगी तो ध्वनि भी तीक्ष्ण होगी। परंतु आवृत्ति निम्न होगी अगर, उच्च पर तो ध्वनि तीक्ष्ण होती है लेकिन आवृत्ति निम्न होने पर तारत्व निम्न होता है तथा ध्वनि ग्रेव या फ्लैट होती है। और गिटार के पतले तारों से मोटे तारों की अपेक्षा उच्च तारत्व की ध्वनि निकलती है। गुणता क्या होती है? गुणता वह गुण जिसके द्वारा समान तारत्व के तथा समान प्रबलता के दो नोट्स जो कि दो उपकरणों द्वारा निकलते हैं एक दूसरे से विभेदित किए जा सकते हैं। और ध्वनि की गुणता उपकरण के कंपन करने वाले भार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए आप आसानी से अंतर कर सकते हैं कि ध्वनि सितार से निकल रही है या वायलिन से, और इससे आप अपने प्रिय की ध्वनि भी पहचान सकते हैं। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां क्या होती हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के कले हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान सुन नहीं सकता, और अतः हम ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती हैं और ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। दूसरी ओर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी मानव द्वारा संसूचित नहीं होती हैं। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए, और इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। शोर तथा संगीत की बात करें तो आपके मोहल्ले में ट्रकों गाड़ियों की तीव्र ध्वनियां या किसी साइलेंसर मुक्त दुपहिया वाहन की ध्वनि हमारे कानों के पर्दे पर आघात पहुंचाती है जो अप्रिय लगती है। और कभी ध्वनियां इतनी तीव्र होती हैं कि हमारे आसपास के लोगों को भी बुरी लगती है। तो ये शोर होता है जब इसे बजाया जाता है साइलेंसर को ना। हारमोनियम तथा सितार आदि की जो ध्वनि है वह अच्छी लगती है। प्रातः काल के समय कोयल की मधुर आवाज हमारे मन को लुभाती है। शोर प्रदूषण अथवा ध्वनि प्रदूषण। शोर प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में अत्यधिक या अवांछनीय आवाजों को अधिकांश शोर कहते हैं। और प्रदूषण वाहनों, मशीनों, पटाखों के फूटने, लाउडस्पीकर आदि से फैलता है। और यहाँ तक कि हम घर की चार दीवारी में भी शोर मचाने वाले कुछ उपकरणों यंत्रों का उपयोग करते हैं जैसे कि मिक्सी, कूलर, जनित्र, जनरेटर बोलते हैं जिसे, आदि कुछ उपकरण इस प्रकार के उदाहरण हैं। और हमारे टेलीविजन, रेडियो तथा ट्रांजिस्टर भी तेज आवाज में शोर प्रदूषण करते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक शहर के लिए 45 डीबी के शोर को सुरक्षित स्तर घोषित किया है कि 45 डेसिबल से अधिक शोर हुआ तो वह ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। शोर प्रदूषण से कुछ हानियां होती हैं, वो देखेंगे क्या? अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार जैसे शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की जो क्षमता है वह अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। शोर प्रदूषण से बीमार व्यक्ति के हृदय पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि बहुत से लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है इस शोर प्रदूषण से। और ध्वनि प्रदूषण से कानों के पर्दे भी फट जाते हैं। शोर प्रदूषण से कार्यालय में काम करने वालों, घरों में पढ़ने वाले बच्चों तथा पढ़ाने वाले शिक्षक को भी परेशानी होती है। तो यह शोर प्रदूषण करता है ये अभी एरोप्लेन। नाउ शोर प्रदूषण को सीमित करने के कुछ मानदंड हैं, कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, उसे देखेंगे। शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं। जैसे चलने वाले वाहन, जनित्र, घरेलू यंत्र तथा औद्योगिक मशीनों को आवाज न करने वाली युक्तियों से तैयार किया जाना चाहिए। विशेषतः शोर करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। हमारे हॉर्न का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए तथा रेडियो, टेलीविजन और म्यूजिक सिस्टम को बहुत कम आवाज में बजाना चाहिए। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हमें अपने आवासीय क्षेत्रों के आसपास
ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। लेकिन जितने ही हम लगा सकते हैं, हम जितने वृक्ष लगा सकते हैं तो हमें उतने ही वृक्ष लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने लगा सकते हैं। वृक्ष प्रदूषण को कम करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स आपका ध्वनि चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।